हेलो, नमस्कार। हमने लास्ट लेक्चर में कीन्स के द्वारा दिए गए उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के बारे में चर्चा की थी, जो क्या बता रहा था कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है या आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि की तुलना में कम। ठीक है? अब इसमें हम आज की इसमें देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक नियम जो ये दिया है, उसके अंदर कौन से निहित तत्व है, मतलब उसकी क्या उपयोगिता है, या हमने जो उपभोग फलन या उपभोक्ता की प्रवृत्ति जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उनका महत्व क्या है, कैसे ये जो क्लासिकल थ्योरी थी उससे डिफरेंट है, उसकी हम अर्थव्यवस्था में क्या उपयोगिता देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इसके माध्यम से केन्स ने से के नियम का खंडन किया था। से का नियम क्या था? हमने देखा था, पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जब हमने रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ा था, उसमें उससे पहले हमने से के नियम के बारे में चर्चा की थी, जहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि कभी भी अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। तो जितनी पूर्ति होगी उतनी ही डिमांड होगी, तो इकॉनमी में ना तो बेरोजगारी की स्थिति होगी, और जितने भी साधन होंगे वो रोजगार उनको, और ना ही डिमांड में कमी की समस्या पैदा होगी। ठीक है, जैसा कि केन्स ने बोला है, तो इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में होगी। सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। लेकिन केन्स ने बताया कि उपभोग का नियम इस से के नियम का खंडन करता है, क्योंकि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, पर उपभोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में बढ़ने से संपूर्ण उत्पादन नहीं बिक पाता। क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न कर रही है। पूर्ति कौन कर रहे हैं? उत्पादन के साधन कर रहे हैं। उत्पादन के साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन करने के बदले में इनकम प्राप्त हो रही है, मतलब उनको आय मिल रही है। उन आय को व्यक्ति खर्च कर रहा है। यदि वो, जैसे एक व्यक्ति, मतलब एक श्रमिक कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसने 10 एक्स वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन किया और उसके बदले में उसको 100 रुपये मिले। ठीक है, और इसके बदले में वापस वो मार्केट में जाके और 100 रुपये ही खर्च कर रहा है वो 10 इकाइयाँ खरीदने में। तो इससे क्या होगा? पूर्ति ने अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर दी, क्योंकि जब उसने उत्पादन हुआ तभी क्या हुआ, उस व्यक्ति के हाथ में उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई, और उसने मार्केट में जाके उस पैसे से डिमांड भी बढ़ा दी अपनी। तो पूर्ति मांग के बराबर हो गई। ये कब हो सकता था? जब उपभोग आय के बराबर हो। लेकिन जब केन्स ने ये मनोवैज्ञानिक नियम दिया, ऐसा पॉसिबल होता यदि हमेशा आय के बराबर ही उपभोग में वृद्धि होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें एक लैग देखने को मिलता है बीच में, कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। लोग बचत कर लेते हैं, इसके कारण जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितनी पूर्ति हुई है, उतनी या उसके बराबर मार्केट में डिमांड नहीं हो सकती। इस कारण हमें बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। ये केन्स का कहना था। हमें अति उत्पादन की समस्या देखने को मिलती है अर्थव्यवस्था में, जिससे उत्पादन बंद होने से सामान्य बेरोजगारी फैल सकती है। ठीक है, 1930 की आर्थिक मंदी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो बोला, देखो यहाँ पर जो कुछ भाग या बचत हो रही है। अब हमें यदि बेरोजगारी को ख़त्म करना है, तो जो हमने बचत की है उसको हमें निवेश में लगाना पड़ेगा, निवेश के रूप में खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर उस बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो केन्स ने अपने नियम के माध्यम से सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी बताया, जो कि बहुत ही व्यावहारिक है। अगला जो इसका महत्व है, राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये माना था कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए या पूर्ण रोजगार की स्थिति में लाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक लेजस फेयर या स्वतंत्र व्यापार नीति पर जोर दिया था। कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि जब उपभोग में आय वृद्धि की तुल्य वृद्धि नहीं होती है, तो अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप का सहारा लिया जा सके। ठीक है, यदि क्योंकि उपभोग आय वृद्धि की तुलना में नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ता है कि जो अति बेरोजगारी की समस्या है उसको निपटाने के लिए वो अपना निवेश बढ़ाए, सरकारी व्यय बढ़ाए, ताकि उस अति उत्पादन की समस्या से लड़ा जा सके राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के माध्यम से, जो हम अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं। ठीक है, अगला है निवेश का निर्णायक महत्व। ये कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम ये तत्व नियत है कि जब आय में वृद्धि के अनुरूप उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती, तो बचतें बढ़ जाती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाएगी। अतः उपभोग और आय के बीच जो अंतराल पैदा हुआ है,
उसको हमें यदि ख़त्म करना है तो हमें निवेश में वृद्धि करनी होगी। निवेशों के अभाव में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या का हल संभव नहीं हो पाता है। इसलिए देखो, उपभोग बढ़ रहा है, कुछ भाग सेव किया जा रहा है, तो हमें यदि अर्थव्यवस्था की समस्या, अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना है तो हमें उसी अनुपात में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए केन्स ने इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस किया है, निवेश पर बल दिया है। अगला पॉइंट है अल्प रोजगार संतुलन का अस्तित्व। ये केन्स ने बताया है, हमने केन्स का जब रोजगार का सिद्धांत पढ़ा उसमें भी हमने देखा, लगभग ये कॉमन ही है, तो रिपीट हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं ये और वो लगभग एक ही चीज़ है। अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा भी केन्स के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसी नियम पर केन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है वह पूर्ण रोजगार का बिंदु न होकर अल्प रोजगार संतुलन का बिंदु होता है। ठीक है, केन्स ने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर इकोनॉमी संतुलन में हो। केन्स का मानना था कि बेरोजगारी की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो सकती है, मतलब अल्प रोजगार में भी संतुलन का बिंदु हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उपभोग व आय में वृद्धि के मुकाबले कम रहने से प्रभावपूर्ण मांग कम होगी। अतः यदि सरकार आय और उपभोग के अंतराल को निवेश वृद्धि द्वारा भर दे तभी पूर्ण रोजगार संतुलन का स्तर पहुंचा जा सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने इन्फ्लेशनरी गैप की भी चर्चा की थी। ये हमारा C+D+G, हम इसको मान लें ये वही है, ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब इसको यदि हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, निवेश को बढ़ाना होगा। आय को हम यदि बढ़ा दें तो हम ये पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने पिछले डायग्राम में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। तो अतः यदि सरकार आय और उपभोग को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। अगला जो हम पॉइंट इसमें देखते हैं वो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरती प्रवृत्ति। ये भी केन्स ने बताया है। केन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जब उपभोग व्यय में आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती तो उपभोक्ता वस्तु की मांग में गिरावट से बाजार में वस्तु की भरमार और कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कमी से पूंजीगत उत्पादों की मांग में कमी आदि से लाभ की प्रत्याशित दर तथा व्यापारिक प्रत्याशाओं घटने से पूंजी की सीमांत उत्पादन में कमी होती है और बिना उपभोग प्रवृत्ति बढ़े पूंजी की सीमांत उत्पादकता में घटती प्रक्रिया को अल्पकाल में रोक पाना संभव नहीं हो पाता है। केवल दीर्घकाल में ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाना संभव है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यदि उपभोग व्यय में आय में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में गिरावट आएगी, जिसके कारण क्या होगा, बाजार में वस्तुओं की भरमार या वृद्धि से उनकी कीमतें कम होगी। कीमतें कम होने की वजह से जो उत्पादक वर्ग है वो हतोत्साहित होगा और धीरे धीरे पहले की तुलना में कम उत्पादन करेगा। इस कारण पूंजीगत वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी कम होगी और निवेशकों की जो लाभ की प्रतिशत दर है वो कम होने लगेगी। और इसको तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि उपभोग प्रवृत्ति को ना बढ़ाया जाए। उपभोग प्रवृत्ति मतलब जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा वापस इसको बढ़ाया जाना संभव नहीं है। ये ठीक है। तो केन्स ने ये समाधान दिया कि उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाकर MEC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे हमने बोला उपभोग आय में वृद्धि होने से उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, यदि उस परसेंटेज को बढ़ा दे, जैसे पहले 100 रुपये बढ़ने पर लोग 60 रुपये उपभोग में खर्च कर रहे थे, अब किसी ऐसी योजना में राजकोषीय या मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन के माध्यम से यदि उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति या को बढ़ाया जा सके किसी भी कारण से, तो ये वैसे तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर से डिटरमाइन होती है, तो इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसको बढ़ाकर हम MEC को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको गिरती हुई MEC को रोक पाना संभव नहीं है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है स्थायी अति बचत और अल्प निवेश अंतर का खतरा। केन्स के मनोवैज्ञानिक नियम में ये स्पष्ट संकेत है कि जो आय में वृद्धि होती है तो आय और उपभोग के बीच अंतराल बढ़ता जाता है, उससे बचतों में निरंतर वृद्धि होती जाती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग में तदनुरूप वृद्धि न होने से लाभ की प्रतिशत दर में कमी पूंजी की सीमांत उत्पादकता को घटाकर निवेशों में गिरावट लाती है। अभी आपने देखा, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग में इफेक्टिव डिमांड में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, इस कारण क्या होगी, लाभ की प्रतिशत दर कम होगी, क्योंकि लाभ मांग नहीं हो रही तो उत्पादक जो उत्पादित कर रहे हैं वस्तुएं वो इनकी बिकेगी नहीं, तो उनका लाभ प्रतिशत वैसे ही कम होगा। तो इससे क्या होगा, पूंजी की सीमांत MEC हमारी घटेगी, MEC घटेगी तो निवेश घटेगा।
परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत और अल्प निवेश अंतर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बचतों में वृद्धि तथा निवेशों में कमी की इस दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दीर्घकालीन वृद्धि रोध की संज्ञा दी है। ये भी एक अर्थव्यवस्था की समस्या की ओर या द्विधा हम इसको कह सकते हैं उसकी तरफ संकेत दिया है कि यदि यहाँ पर जब एक तरफ तो बचत बढ़ रही है, लेकिन बचत बढ़ने के साथ साथ यदि निवेश उतना नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि एमईसी कम हो गई, तो एक यहाँ पर अति बचत और अल्प निवेश के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति या अति उत्पादन की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आय प्रजनन की अनन्य प्रकृति। कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम गुणक सिद्धांत की भी व्याख्या करता है। यूनिक नेचर ऑफ इनकम प्रोपगेशन। गुणक सिद्धांत हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर के बाद। गुणक सिद्धांत क्या होता है, उसमें ये है कि जैसे निवेश में वृद्धि होती है, मान लो 100 रुपये निवेश किए गए, तो आय में न केवल 100 रुपये की वृद्धि होगी बल्कि इसके कहीं गुना, लगभग 400 या 500 गुना की हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह गुणक सिद्धांत ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रारंभिक इकाई लगाने पर आय में क्रमिक वृद्धि थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि आय में संपूर्ण वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती। आय प्रजनन की प्रक्रिया अर्थात गुणक सिद्धांत में गुणक का मूल्य उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक का मूल्य अथवा आय प्रजनन की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। आय प्रजनन का मतलब है आय में वृद्धि की प्रक्रिया। जैसे गुणक की वैल्यू होती है जो वो बी मतलब MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। गुणक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब MPC क्या था, हम आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि MPC ज़्यादा होगी लोगों की, मतलब लोग आय में वृद्धि होने पर ज़्यादा खर्च करते हैं, तो क्या होगा, एक गुणक, हम जो निवेश जितना किया जा रहा है उसके कहीं गुना हमारी आय में वृद्धि होगी। ये पूरी प्रक्रिया हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये पूरा जो है वो भी इसी नियम पर आधारित है, कीन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम पर ही आधारित है गुणक का सिद्धांत भी। व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या में भी ये मदद करता है। लोगों द्वारा अपनी आय में संपूर्ण वृद्धि को उपभोग पर व्यय न करने के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के पूर्व ही नीचे की ओर मुड़ना शुरू कर देती है। उत्पादन के मुकाबले मांग कम होने से अति उत्पादन और उत्पादन में कमी से बेरोजगारी तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ढकेलती है। यही पूरा चक्र चलता रहता है। हम व्यापार चक्र पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक पूरा इस तरह से हमें एक व्यापार चक्र देखने को मिलते हैं कि एक तरफ जैसे उपभोग, आय बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे एक लेवल तक हमारा निवेश भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, वस्तु कीमतें भी बढ़ेगी। उसके बाद धीरे उपभोग इतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, इसके कारण धीरे धीरे क्या होगा, ये कीन्स का मानना था कि उपभोग क्योंकि आय की तुलना में कम अनुपात में बढ़ रहा है और इस कारण हमारे जो अति उत्पादन की समस्या होगी, बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलेगी, MSC कम हो जाएगी, जिससे वापस क्या होगा, निवेश कम होने लगेगा, अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आएगी। फिर वापस क्या होगा, उपभोग एक नीचे लेवल पर आकर वापस MPC उपभोग की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी, उपभोग की प्रवृत्ति जैसे बढ़ेगी वैसे ही MSC या पूंजी की सीमांत उत्पादकता हम जिसे बोल रहे हैं, लाभ की प्रतिशत दर वो बढ़ेगी, उसके साथ निवेश बढ़ने लगेगा, तो वापस हम एक रिकवरी स्टेज में आ जाएंगे। तो ये पूरा हम इसको भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन उनको समझने में भी जो कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम है वो एक आधार बना है। कीन्स ने उसकी इस तरह से व्याख्या की, हम ये कह सकते हैं। बाकी सब लोगों ने अलग अलग अपनी व्याख्या की है, पर कीन्स ने इस आधार पर की। इसके वजह मंदी काल में आय घटती है तो उपभोग भी घटता है, किंतु आय में कमी की अपेक्षाकृत कम। जैसे मंदी काल में आय घट रही है, उपभोग भी घटेगा, लेकिन उपभोग में जो गिरावट होगी वो आय में गिरावट की तुलना में कम होगी, क्योंकि हमारा एक मिनिमम लेवल कंजम्पशन तो है ही। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो फिर ऊपर उठने बढ़ लगेगा। उपभोग में कमी उतनी नहीं हुई जितनी आय में हुई है, तो फिर अपनी आय घटने के बाद भी लोग उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते रहते हैं, जिससे मंदी के दौरान अतिरिक्त स्टॉक भी समाप्त होने और उपभोक्ता व्यय चालू रहने से पुनः प्रवर्तन टका हो जाएगा। आय सबकी घट रही है लेकिन उपभोग नहीं घट रहा है, तो डिमांड तो होती रहेगी। जब डिमांड हो रही है, वस्तु का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे बिक रहा है, तो लोग, जो उत्पादक वर्ग या निवेशक वर्ग है, वो क्या करेगा, थोड़े और निवेश करेगा
और उत्पादन करना चाहेगा, धीरे धीरे एक वापस से चेन चलने लगेगी और वापस एक गुणक और त्वरक प्रभाव से इकॉनमी वापस रिवाइव होने लगेगी। तो कीन्स ने इस तरह से व्यापार चक्रों का भी इसके आधार पर एक वर्णन प्रस्तुत किया है। अगला है प्रेरित निवेश की भूमिका। अल्प विकसित देशों में आय का स्तर नीचा होने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक रहती है। ठीक है, ये हमने बात की थी। जो विकसित देश से उसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक मिनिमम लेवल ऑफ सर्टेन अपनी जो कंजम्पशन लेवल है उसका प्राप्त कर लिया है। तो अब यदि उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके कंजम्पशन में उतना चेंज नहीं आएगा, बल्कि जो एक गरीब राष्ट्र है या कि गरीब परिवार हम देखते हैं, उनकी इनकम यदि थोड़ी सी भी बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे में अतः इन देशों में विकास कार्यों पर निवेश में वृद्धि पर जोर दिया जाता है तथा प्रेरित निवेश द्वारा आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इससे जो जो रोजगार और आय का स्तर बढ़ेगा तो उपभोग का स्तर बढ़ने से गुणक प्रभाव आय में कई गुना वृद्धि को जन्म देगा। तो इन्होंने ये बोला कि अल्प विकसित देशों में हम प्रेरित निवेश को बढ़ाकर वहाँ पर हम रोजगार और आय को बढ़ा सकते हैं। मंदी की व्याख्या भी की है कीन्स ने इसी के आधार पर। विकसित देशों में आय का स्तर ऊंचा होने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। बचत की प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। बचतों का स्तर ऊंचा होने तथा उपभोग की प्रवृत्ति घटने से वस्तु की कुल पूर्ति कुल मांग से बढ़ जाती है और अति उत्पादन की स्थिति आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की स्थिति को उत्पन्न करती है। जैसे 1930 की जो मंदी थी, उसके बाद 2008 की हम मंदी देखते हैं। यहाँ पर भी ये इनका कीन्स का एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि उपभोग में इतनी वृद्धि नहीं हो रही क्योंकि उनकी तो एमपीसी ही कम है। एमपीसी कम होने का मतलब है, फिर से मैं बताऊं, कि आय में परिवर्तन से उनके उपभोग में उतना परिवर्तन नहीं होगा। आय में वृद्धि से वो अपने उपभोग को उतना नहीं बढ़ाते। इससे क्या होगा, बचत में वृद्धि होती है। अब बचत में वृद्धि होने से हम बोलते हैं, हम जैसे हमने विरोधाभास देखा था, बचत एक परिवार के लिए अच्छा है लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बचत जब तक वो निवेश नहीं किया जाता वो अभिशाप बन सकता है। आप देख सकते हो वो पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी में डाल देगा। तो एक मांग या डिमांड अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, उसके बिना पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो यदि बचत की जा रही है तो साथ साथ ज़रूरी है कि उस बचत को निवेश किया जाए। ठीक है, तो यदि नहीं हो रहा है तो सिर्फ बचत ही हो रही है तो उससे क्या होगा, उपभोग कम होगा, प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, उसकी वजह से कुल पूर्ति जो है कुल मांग से बढ़ जाएगी, अति उत्पादन की स्थिति हो जाएगी, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी इकोनॉमी, और इस तरह से मंदी की स्थिति में पहुंच जाएगी। मजदूरी दरों में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या भी की है। कीन्स ने आर्थिक मंदी के नियंत्रण हेतु मजदूरी दरों में वृद्धि का समर्थन किया आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मजदूरी दरों में परिवर्तन का उपभोग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मजदूरी दर एक तरह से श्रमिकों की आय है। उनकी मजदूरी दर बढ़ेगी मतलब श्रमिकों की आय बढ़ेगी तो उनकी सीमांत प्रवृत्ति एक मजदूर वर्ग की या श्रमिक वर्ग की अधिक है, इसलिए क्या होगा, अधिक होने से बढ़ी हुई आय का अधिक भाग वो उपभोग पर व्यय करते हैं, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। इसके ऊपर जब मजदूरी दरों में कटौती की जाती है तो उनकी आय घटने से उपभोग व्यय भी घट जाता है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है। इसके बजाय हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जब देखा था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत जब बात कर रहे थे, उन्होंने तो इसका समाधान बताया था, बल्कि वो पॉसिबल नहीं है। फिर कीन्स ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने बोला कि जो लेबर वेज है या मजदूरी की दर है उसको घटाकर हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन किसने बताया कि वो न केवल एक तरह से लागत है बल्कि वो आय भी है एक वर्ग की। यदि जिसको आय मिल रही है वो कम हो जाएगी तो डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट में, तो आप भले ही जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो तो उनको खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इकोनॉमी में बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा, वो उसको बढ़ा देगी। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं ये कीन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, जो उपभोग फलन का आधार है, अर्थव्यवस्था में से के नियम का खंडन करता है, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये नियम निवेशों के महत्व को उजागर करता है, अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत अल्प निवेश के खतरों के प्रति सूचित करता है। ये हमने देखा। आय प्रजनन या गुणक की प्रक्रिया की व्याख्या के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मंदी और व्यापार चक्रों के मोड़ के बिंदुओं की भी व्याख्या करता है। ये नियम अल्प रोजगार संतुलन, पूंजी की सीमांत उत्पादन की आसमान प्रवृत्ति को समझाने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कीन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम था उसके महत्व की चर्चा यहाँ पर की, या फिर आप पूरे इसको उस तरह से भी ले सकते हैं कि कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, वो भी आप उसमें भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये लगभग सिमिलर है, कीन्स के द्वारा ही दिया गया है और
इसको आप पढ़िए एक बार, बहुत इजी है ये और बहुत ही प्रैक्टिकल। आप अभी की जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है उससे इसको जोड़ कर देखिए, या आपके आसपास की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं उनको आप ऑब्ज़र्व करिए, तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ जो कीन्स की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक आपको दिखेगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और तब तक के लिए मैं आपका अगला लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ। तब तक आप बुक्स वगैरह ख़रीदो और पढ़ना स्टार्ट करो।